तो लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है, उसमें देखो आप लोग काम पहले कर चुके हो ना। उस चीज को अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें एक पार्ट जो है वो उस पे आप लोगों ने काम नहीं किया है। मैं उस चीज को बताऊंगा। बाकी सब पे आप लोग से मैं काम, मैंने प्रोजेक्ट दे रखा है, उस पे आपको काम करना है। हालांकि मैंने वो सब कुछ करके दिखाया। जिस तरह एसडीएलसी होता है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसी तरह होता है हमारा एक एसटीएलसी, जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो अब प्रीवियसली जो अभी हमने पढ़ा है सर, वो एचडीएलसी का पार्ट है। यस। नहीं, एसडीएलसी का पार्ट नहीं, पूरा देखो एसडीएलसी में क्या है। उसके जो एसडीएलसी का जो फेज है, एसडीएलसी के 5 फेज होते हैं इस लाइफ साइकिल के। तो पहला फेज ये होता है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। दूसरा होता है डिजाइन। तीसरा होता है टेस्टिंग, सॉरी, डेवलपमेंट, या कोडिंग भी बोलते हैं जिसे। एंड फोर्थ होता है टेस्टिंग। एंड फिफ्थ होता है इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। इस मेंटेनेंस को वारंटी पीरियड भी बोलते हैं। इसे वारंटी पीरियड भी बोलते हैं। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा था, तो उस हमारा काम क्या है? टेस्टिंग करना। करेक्ट। सिर्फ हम टेस्टिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस को तो करते हैं, लेकिन हम इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं। डिजाइन हम देखते हैं, रेफर करते हैं, क्योंकि टेस्ट करने के लिए मुझे मेरा सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा वो मुझे बताता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसका लुक एंड फील क्या होगा वो बताता है डिजाइन। डेवलपमेंट, जो डेवलपर है वो कोड कर रहा है। करेक्ट। तो ये चीज हमें, टेस्टिंग जब हम करते हैं तो टेस्टिंग में हम क्या क्या करते हैं वो चीज हमने पढ़ा। ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल स्टेज कि चलो ये डिलीवरी हम करती है। तो उसमें हमारा कोई एक दो रोल होता है, बहुत ज्यादा उसमें रोल नहीं होता है। नाउ जब टेस्टिंग हम कर रहे थे तो हमने इसमें देखा कि हाँ, कैसे हम टेस्ट करेंगे, क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं। देन एप्लीकेशन मिला तो रिक्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी हमने देखा। देन अजाइल का देखा कि अजाइल में कैसे रिक्वायरमेंट मिलता है और हम अपने टेस्ट केस को कैसे बनाते हैं। ये सारा चीज हमने वहां पे किया, टेस्ट एग्जीक्यूट किया। बग आ रहा है तो बग को हम कैसे, उसका एक अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो कैसे चल रहा है। ओके। लेकिन अब टेस्टिंग जब आप करोगे तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई टेस्टिंग का भी तो एक टाइम फिक्स होना चाहिए ना, कि कब हम टेस्टिंग खत्म करके देंगे क्लाइंट को। एक उसका भी तो टाइमलाइन फिक्स होना चाहिए। तो वो चीज बताता है हमें एसटीएलसी से, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो जो काम आप टेस्टिंग में कर रहे थे, हम टेस्टिंग में क्या टेस्ट केस, बेसिकली हम टेस्ट केस डिजाइन कर रहे थे बाय यूजिंग टेस्ट टेक्निक। लेकिन टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट इसको और इसको ले रहे थे। इन दोनों रेफरेंस डॉक्यूमेंट के बेस पे जो हमें ये मिला, इसके ऊपर हम अपना टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे थे। करेक्ट। तो टेस्ट, हम हमसे अगर कोई पूछेगा कि भाई आपकी टेस्टिंग कब खत्म होगी, तो उसके लिए एक हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे हमारी टेस्टिंग प्रोसीड होगी एंड कब खत्म होगी। लेकिन उस प्लानिंग में पहले
जो ये सारी चीज जो आती है, ये पूरी टेस्टिंग जो भी हमने पढ़ा है, ये सब एक लाइफ साइकिल के अंडर में आता है। मतलब कि हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, कितने दिन में क्या टेस्ट करेंगे, कैसे डिलीवरी करेंगे, दिस ऑल थिंग्स कम अंडर वन लाइफ साइकिल। क्योंकि कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो वो तो डिलीवर करना ही है टेस्ट करके एट द एंड ऑफ द डे हमें। तो वो आता है टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर। और जो टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है, इसके भी फेज होते हैं। एंड कहीं पे भी आप लाइफ साइकिल का फेज देखो, कहीं पे भी लाइफ साइकिल का फेज देखो, आप इंटरनेट पे आपको कहीं 5 10 बताएगा, कहीं 8 बताएगा, कहीं 9 बताएगा, लेकिन कहीं पे भी लाइफ साइकिल का फेज 5 से ज्यादा नहीं होगा। ये चीज आप एकदम नोट कर लो। किसी भी चीज का लाइफ साइकिल का फेज 5 से ज्यादा नहीं होगा। और ये रिजेंबल करता है, जैसे आप अपना लाइफ साइकिल देखो। अगर ह्यूमन का लाइफ साइकिल का कितना फेज है, पहले वो इन्फेंट है। अब देखो ह्यूमन लाइफ साइकिल का जो फेज है, वो इन्फेंट है, फिर चाइल्ड है, फिर टीनेजर है, फिर एडल्ट है, एंड देन ओल्ड है। 5 से ज्यादा किसी भी चीज का लाइफ साइकिल नहीं हो सकता है, 5 ही फेज होंगे। दिस इज द ह्यूमन लाइफ साइकिल फेज। अब आप इंटरनेट पे पढ़ोगे तो इस फेज को ओल्ड में भी क्या कर देगा। एक तो इसको लेगा 0 to लेट से 5, इसे लेगा 6 to 12, इसे लेगा 13 to 18, इसे लेगा 19 to 60, और कुछ जगह आप देखोगे तो इसे लेगा आपको 61 से 70, और फिर एक बोलेगा 71 से लेके 100 सीनियर सिटीजन। सो सीनियर सिटीजन इज नॉट अ फेज ना। सीनियर सिटीजन तो एक तरह का एडजेक्टिव हो गया, आप उसको एक अलग एक डोनेट करने के लिए बता रहे हो कि यह ये कोई फेज है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कोई फेज नहीं है। तो बेसिकली ओल्ड 61 टू, अब जितना लाइफ साइकिल है आदमी का 100 है, तो 100 तक जाएगा वो। तो ये 5 ही होता है फेज किसी भी चीज का। अब आप इंटरनेट पे देखोगे तो एसडीएलसी का फेज क्या करेगा, एक रिक्वायरमेंट बना देगा और एक एनालिसिस बना देगा। बोलेगा ये 2 फेज है, जबकि दोनों एक ही फेज है। डेवलपमेंट मतलब कोडिंग हुआ, तो कोड का रिव्यू भी तो होता है। तो इसमें 2 फेज हमने नहीं बनाया, लेकिन इसमें बोल रहा है 2 फेज हो गया, एक कोड रिव्यू भी फेज बना देते हैं फिर। टेस्टिंग, टेस्ट केस आपने लिखा, टेस्ट केस का रिव्यू हो रहा है, बग आ रहा है, तो यहाँ पे 3 फेज बना देते हैं इसका। नहीं सर, टेस्टिंग के अंदर ही वो सारा प्रोसेस चल रहा है ना, बग आना, बग फिक्स करवाना, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी, ये सब तो टेस्टिंग से ही रिलेटेड है एक्टिविटी। रिक्वायरमेंट हम किसी भी सॉफ्टवेयर का जब मर्जी तब ऐसे ही बना देंगे? इज इट पॉसिबल? आप खुद सोचो, अभी मैं आगे बताऊंगा, या अभी बताता हूँ कि देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये हर जगह आप पढ़ोगे कि जब एसडीएलसी में होता है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, लेकिन जब एसटीएलसी पढ़ते हैं, सो दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। वहां पे एंड का यूज नहीं होता, लेकिन एसडीएलसी में एंड बीच में आता है, रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। व्हाई इट इज, ऐसा क्यों है? तो आप सोचो कि मान लो आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बनवाना है, और मैं हूं आईटी कंपनी का एक एम्प्लॉय। मैं जहां काम करता हूं, किसी आईटी कंपनी में मैं काम करता हूं।
अब आप हो तो नॉन टेक्निकल, और आपको, आप बिजनेसमैन हो, आपको ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाना है, तो आप अप्रोच किए आईटी कंपनी में कि भाई मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बना दो। अब ई कॉमर्स में क्या होगा, मुझे भी पता है, मैं आईटी कंपनी में डील करता हूँ, तो मुझे पता है ना सर कि एक रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, सर्च प्रोडक्ट होगा, ऐड टू कार्ट होगा, बाय होगा, पे होगा, एंड यही सारे रिक्वायरमेंट होंगे, यही फ्लो चलेगा। तो आपको मैंने बोला "हाँ सर, बना तो देंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट तो मुझे एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट तो पता है ना कि हाँ भाई आपका ये होगा, मेन बिजनेस प्रोडक्ट आप कुछ दूसरा भी बेचोगे, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन का फ्लो ये होगा। लेकिन तब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर एक चीज बताओ, आपको बेचना क्या है, आप इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे क्या सेल करोगे? तो आपने बोला कि मैं इस पे आर्म्स सेल करूंगा, ड्रग सेल करूंगा, इलीगल कंटेंट, इलीगल कंटेंट मैं बेचूंगा। तो अब ई कॉमर्स में, आप फ्लिपकार्ट है सर, वहां पे मोबाइल फोन आ रहा है, वहां पे हथियार का फोटो आ जाएगा, हथियार का डिस्क्रिप्शन होगा, पेमेंट आप हथियार का करो और आपके घर पे हम डिलीवरी करवा देंगे, यही होगा ना। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को मैं नहीं बनाऊंगा एज ए आईटी कंपनी ओनर। आपका ई कॉमर्स है, लेकिन मैं मना कर दूंगा कि मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड, मेरी कंपनी इंडिया में है, is not allowing me to develop such kind of projects or application। तो ये चीज कहाँ से निकला, एनालिसिस किए, पहली चीज। तो एनालिसिस जो होता है सर, ये दो होता है। पहला होता है फीजिबिलिटी एनालिसिस। अब आपने बोला अच्छा चलो ई कॉमर्स मत बनाओ, मेरे को यूट्यूब टाइप से बना दो कि मेरा एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें मैं वीडियो दिखाऊंगा, जैसे बहुत सारे एल एन लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जहाँ पे आप अपने वीडियो कोर्स डाल दो, जैसे मैंने भी elearntesting.com है, एलएमएस है, मैंने वो परचेज किया है और उसके ऊपर मैंने डाला है, अपने सारे लेक्चर वीडियो मैंने डाल रखे हैं। अब वहां से कोई भी देख सकता है। अब मैंने जहां से एलएमएस खरीदा, तो वो तो मुझसे पूछेगा ना कि भाई आप कौन सा वीडियो बेचना चाहते हो। मैं बोलूं कि मैं वहां पे पोर्नोग्राफी कंटेंट सेल करूंगा, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड अब्यूज, रेसिज्म से रिलेटेड, मतलब ऐसी चीज मैं करूंगा जिसमें पब्लिक को मजा भी आता है, तो ऑब्वियस है ना कि मेरा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा सर। मान लो चाइल्ड अब्यूज, रेसिज्म, पोर्नोग्राफी, ये बहुत लोग को पसंद है, भले सामने नहीं बोले। आप देखो किसी आदमी को, एक काला आदमी है और एक थोड़ा फेयर है, तो फेयर आदमी काले आदमी को बोलता है तुम काले हो, उसे दिख रहा है काला है, और उसे भी पता है कि हाँ मैं काला हूं, लेकिन उसे फिर भी बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसे टीज करने में मजा आता है। लेकिन भले बोलेगा नहीं नहीं मैं रेसिस्ट नहीं। चाइल्ड अब्यूज बोलने में तो अरे बच्चे को नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा होता है चाइल्ड अब्यूज। आप देखते हो कितने सारे एनजीओज हैं इसको ये करते हैं, रेस्क्यू करते हैं बच्चों को। चाइल्ड लेबर, तो मैं बोलता हूँ कि इस टाइप का मैं अपना वीडियो चलाऊंगा, तो क्या होगा, अगेन आप मुझे मना कर देते हो, नहीं बनाएंगे इस टाइप का सॉफ्टवेयर, बिकॉज लॉ ऑफ द लैंड इज नॉट अलाउइंग मी, सो दिस इज कॉल्ड फीजिबिलिटी स्टडी, कि मैं वही आपको एप्लीकेशन बना के दूंगा जो मुझे लॉ ऑफ द लैंड परमिट करता है। दूसरा होता है बजट। अब आपने बोला अच्छा ठीक है जी, ये सब हमें नहीं बनवाना, चलो ठीक है जी, नहीं बनवाना है। अब आपको ई कॉमर्स ही बनवाना है, सिंपल फ्लिपकार्ट टाइप से, आप भी वहां पे कुछ सामान बेचना चाहते हो।
तो मैंने बोला सर बन तो जाएगा, हम आईटी कंपनी हम बना देंगे। तो बना लेना तो ही एक सॉल्यूशन नहीं है ना सर। आपको अगर मैं बोलूं कि सपोज करो कि आप 20 लाख का कार खरीदते हो, तो 90% लोग क्या करते हैं, 5 लाख रुपया कैश देते हैं या चेक से देते हैं, मतलब अपना पैसा देते हैं, और 15 लाख रुपया लोन पे ले लेते हैं। करेक्ट, 15 लाख रुपया लोन पे ले लेते हैं, देन ईएमआई उसका भरते हैं। तो इस तरह तो ठीक है, अगर आपका फिक्स इनकम है तो आप 1 करोड़ की गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, मर्सिडीज ले लो, बीएमडब्ल्यू ले लो। ठीक है, आप 15 लाख रुपया कैश दे दिए, 15 लाख अपने जेब से, और 85 लाख का आपने लोन ले लिया। तो आप ये क्यों नहीं करते? द रीजन कि जो ये कार है और ये कार है, इसका दोनों का मेंटेनेंस बहुत हाई है सर। ये कार अगर पर लीटर पेट्रोल पे आपको 6 का एवरेज देता है, तो ये आपको 15 का एवरेज देता है, क्योंकि ये महंगा कार है, मोर लग्जरी, तो एवरेज कम होता है। ये थोड़ा सस्ता है तो लग्जरी नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिकल लोग देखते हैं कि हाँ मैं 5 साल अगर चलाऊंगा, 8 साल चलाऊंगा, तो इससे मुझे डबल किलोमीटर मुझे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप कार खरीदना लोन लोन पे ही लेना है तो मैं महंगा गाड़ी भी ले सकता हूँ, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि मेंटेनेंस कैसा है इस कार का। मुझे प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस है, मेरा हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, तो साल का मुझे अगर 8 हजार देना है, इस गाड़ी का प्रीमियम इंश्योरेंस का मुझे साल का हो सकता है 2 लाख रुपए भरना। इस गाड़ी को सर्विसिंग अगर मैं हर 4 महीने पे करवाता हूँ, तो पर क्वार्टर मुझे हो सकता है कि 10 हजार रुपये सर्विसिंग कॉस्ट पड़े। तो 4 बार करवाता हूँ तो 40 हजार रुपये। लेकिन इसको मैं करवाने जाऊंगा तो एक बार का मतलब एक क्वार्टर में मुझे हो सकता है कि ये 70 हजार रुपये पड़े। तो क्या हो गया, गाड़ी खरीदना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको मेंटेन करना बहुत बर्डन हो जाता है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी है वही चीज। आप इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बनवा रहे हो, उसके बाद आपने पूछा कि यार बन तो जाएगा, ठीक है राहुल बोल रहे हो बन तो जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि ये बनने के बाद इसको चलाने का मेरा कितना खर्चा होगा। बनने के बाद इसको मैं रन करूंगा तो कितना खर्चा होगा, क्योंकि आगे चलेगा तो फिर मुझे फ्यूचर में थोड़ा बहुत चेंजेस भी करवाने होंगे। तो मुझे एक लमसम आप खर्च बता दो। तो मैं बोलता हूँ कि सर ये काम ना, मान लो आप जावा में बनवाते हैं और ओरेकल यूज करते हो डेटाबेस के लिए, दिस इज द सॉफ्टवेयर। देन हार्डवेयर जो है, आप 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क स्पेस लेते हो, देन लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट मदरबोर्ड, क्योंकि सर्वर भी वही होता है, सर्वर जो आपका लैपटॉप है वही सर्वर है, वो 24 घंटा अनइंटरप्टेड पावर है। हार्डवेयर एडवांस हार्डवेयर है तो वो उतना रिक्वेस्ट को बियर कर लेगा। तो अब ये सब चीज करने के बाद हुआ कि लेट से कि ये मान लो कि 5 लाख आपका बजट है। मैंने बताया सर हार्डवेयर तो 5 लाख का लगेगा, एंड जावा में आप बनवाओगे तो ये बनवाने में आपको कॉस्ट पड़ेगा 50 लाख रुपया। मैं पूरा ई कॉमर्स बना दूंगा। ओरेकल डेटाबेस यूज करोगे तो 1 CR पर ईयर आपको इसका लाइसेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। तो चलो ये तो वन टाइम खर्चा है, बोलोगे कि ये 5 लाख लगे या 50 लाख लगे, दिस इज द वन टाइम एक्सपेंस। तो आप बोलोगे चलो ये तो मैं बियर कर लूंगा, क्योंकि मेरे कमाई होगा तो मैं प्रोडक्ट उसी हिसाब से बेचूंगा कि ये 2 साल 3 साल में तो ये निकल जाएगा मेरा पैसा। लेकिन ये हर साल जो 1 करोड़ रुपीज मुझे देना पड़ेगा ओरेकल को, उसके डेटाबेस को यूज करने के, सो दिस इज द वन पेन एरिया।
प्लस 50 लाख रुपए डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब अगर मुझे फ्यूचर में चेंज भी करवाना हो तो कम से कम मान लो मैं एक एग्रीमेंट ही कर लेता हूँ, तो कुछ भी नहीं तो कम से कम 10 लाख रुपए पर ईयर तो मुझे कुछ भी चेंज करवाना होगा, भले मैं एक चेंज करवाऊं या 50 चेंज करवाऊं। मैं अगर एग्रीमेंट करता हूँ तो 10 लाख रुपए पर ईयर तो मुझे मिनिमम, जब डेवलपमेंट कॉस्ट इतना है, मतलब आप समझो कि अगर आपका घर 2 करोड़ का है तो एक बार घर की रंगाई पुताई करने जाओगे तो कम से कम 1 लाख रुपए तो नहीं लगेगा, 4 से 5 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो उसी हिसाब से इसमें भी लगेगा कि अगर, तो भाई ये जो दो चीज है ना, ये पेन एरिया मेरा है। तब मैं आपको बोलता हूँ सर एक काम करो, आप इसको जावा की बजाय पीएचपी पे बनवा लो, ओरेकल की जगह सिक्वल सर्वर यूज कर लो, माई सिक्वल भी यूज कर सकते हो। अब ये है फ्री, ये आपको हो सकता है कि 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए पर ईयर में आपको मिल जाए, या वन टाइम पेमेंट का, इसमें वन टाइम पेमेंट का भी है। अब ये कहाँ 1 करोड़ और कहाँ ये 10 लाख रुपए, मान लो हम लाइसेंस ही लेते हैं 10 लाख रुपए पर ईयर का, सीधे 10 गुना कम हो गया। पीएचपी में आप बनवाओगे सर, ये हम 10 लाख में बना के दे दें, सीधे 5 गुना कम हो गया। साल में आप कुछ भी चेंज करवाओ, मैं 5 लाख रुपए में आपका चेंज कर दूंगा, या 2 लाख रुपए में। साल का आप मुझे दे देना, मैं जितने मर्जी उतनी चेंज करवाओ, मैं करते रहूँ। अब देखो क्या क्या हुआ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने बजट एनालिसिस किया। करेक्ट। दो चीज होता है, एक फिजिबिलिटी जो हमने पहले देखा है, दिस इज द बजट। अब ये काम करता कौन है सर? ये सारा काम करता है बिजनेस एनालिस्ट। ये हमारा रोल ही नहीं होता है, ये बिजनेस एनालिस्ट करता है। ठीक है। अब इसको आप दो चीज में कर दो, तीन चीज में, कि अब हाँ नहीं एसडीएलसी 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके। नाउ अब हम आते हैं अपने एसटीएलसी पे। तो एसटीएलसी जो होता है, इसके भी 5 फेज होते हैं। दैट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसके भी 5 फेज होते हैं। पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा होता है टेस्ट प्लान, तीसरा होता है टेस्ट डिजाइन, चौथा होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन, एंड पांचवा होता है टेस्ट क्लोजर। ये होता है। अब आप कहीं पढ़ोगे, नहीं सर वहां पे एक जगह लिखा है कि टेस्ट डिजाइन के पहले टेस्ट बेड क्रिएशन भी होता है। ऐसे कई चीज आप अलग अलग आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी, लेकिन वो अलग से नहीं होता। जिसको जो सही लगता है वो वही बोलता है। एंड ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अब हर फेज का कुछ आउटपुट है और आपको आउटपुट से समझ में आ जाएगा। अगर आप रिक्वायरमेंट को एनालिसिस कर रहे हो तो क्या होगा? पहली चीज, मान लो मैं आपको एक रिक्वायरमेंट देता हूं एक किसी भी एप्लीकेशन का, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम समझ में आएगा तो 100%। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा ना। तो सब कुछ समझ में आ गया तब तो बहुत बढ़िया है।
हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया, सो दैट इज नोटेड डाउन इन क्लैरिफिकेशन लॉग। वो नोट डाउन करते हैं क्लैरिफिकेशन लॉग, जो भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं समझ में आया। अब ये रिक्वायरमेंट बनाया कौन है? बिजनेस एनालिस्ट। एनालिसिस रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉरी एंड नहीं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर कौन रहा है? टेस्टर यहाँ पे। और इसे मान लो कि 10 रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आया, नॉट क्लियर। अब यहाँ पे ये मान लो कि टेस्टर 1 है, टेस्टर 2 है, टेस्टर 3 है, सबको ये मिला रिक्वायरमेंट, एंड टोटल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट जो है वो मान लो कि 100 है। 100, 100 रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, मतलब बिजनेस फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ ना। अब हो सकता है टेस्टर 1 को पूरा 100 समझ में आ गया, इसे 80 समझ में आया, 20 नहीं क्लियर है, इसे 75 क्लियर है, 25 क्लियर नहीं है, हो सकता है। एंड इसका मान लो एक ऊपर टीएल है, टीएल भी अपना पढ़ा, ठीक है, और टीएल को लेट से कि इसे भी 100 समझ में आ गया। अब टीएल क्या करेगा कि बोलेगा कि आप लोग इन दोनों ने क्लैरिफिकेशन लॉग बनाया कि मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं क्लियर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या बोलता हूं एज ए टीएल कि एक काम करो, आप तीनों आपस में, इसे सब कुछ समझ में आ गया, तो सबसे पहले आप काम करो कि अब ये से 20 समझ में नहीं आया, इसे 25, तो दो चीज हो सकता है कि या तो जितना इसे नहीं समझ में आया वही इसके इसको भी नहीं आया, 5 एक्स्ट्रा है इसको, तो तुम इसे वो 5 समझा दो। ये 5 ही मिला कि जो दोनों में कॉमन है, बाकी सब ऐसा है। तो जो भी डिस्कशन करेंगे, मैं क्या बोलता हूँ इसलिए कि इन तीनों को बोलता हूँ कि आपस में बैठ के एक डिस्कशन कर लो, और उसके बाद देख लो कि कितनी रिक्वायरमेंट अभी भी तुम लोग को क्लियर नहीं है। अब इसे तो 100% क्लियर था जी, तो ये समझाया, लेकिन मान लो कि समझाने के बाद, और टीएल भी उस मीटिंग में है, मान लो टीएल भी समझाने की कोशिश कर, उस समझाने के बाद कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हुआ कि ये बोला कि नहीं मेरी जो समझ है वही सही है, कुछ रिक्वायरमेंट पे ये बोल रहा है कि मेरी जो समझ है वही सही है, ये इसको बोला कि नहीं आप, मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपका जो ये मान लो कि ऐसा है कि 10 रिक्वायरमेंट ऐसा निकला जिसमें ये दोनों बोल रहे हैं कि यार मेरी समझ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे, मैं आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं। तो चलो 10 रिक्वायरमेंट अब ओपन रहा, पहले 45 था, अब 10 ओपन हुआ, कम से कम 35 तो क्लोज हो गया, समझ में आ गया ना। अब ये इसके पास गया, टीएल भी समझाने की कोशिश किया, टीएल को ही बोला नहीं सर देखो ऐसा है कि आप बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ 100%। तो टीएल भी फोर्स नहीं करेगा, कभी भी फोर्स नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि मैं टीएल हूँ और तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आ रही, नहीं भाई। अगर वो रिक्वायरमेंट गलत समझ गया तो टेस्ट केस भी गलत लिख देगा, टेस्ट केस गलत लिखेगा तो एप्लीकेशन फटेगा, बग ज्यादा आएंगे। तो टीएल की ही वहां पे होगा कि भाई आपका टीम कैसे काम कर रहा है, कैसे आप मैनेज कर रहे हो। तो वहां पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता, टीएल भी नहीं करता। अब ये 10 रिक्वायरमेंट ओपन है, जिस जो किसी को नहीं आया समझ, या कोई सेटिस्फाइड नहीं है जो आंसर मिलता, तो ये 10 रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट को दिया जाता है कि मुझे, आपने जो रिक्वायरमेंट लिखा है ना, ये 10 रिक्वायरमेंट मुझे भी क्लियर नहीं है, तो मुझे आप समझाओ। तो बिजनेस एनालिस्ट उसे समझाता है, तो क्या हुआ, क्लैरिफिकेशन लॉग क्लोज होता है उसके बाद। अब 90 रिक्वायरमेंट क्लियर है ना,
तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये जब 10 क्लोज होगा तभी हम आगे मूव करेंगे, नहीं, 90 क्लियर है। सो ये स्टार्ट वर्किंग ऑन टेस्ट डिजाइनिंग, राइट टेस्ट केस फॉर 90 रिक्वायरमेंट। और उसी ड्यूरेशन में टीम लीड या मैनेजर वो टेस्ट प्लान प्रिपेयर करता है। सो टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि टेस्टिंग के लिए एक गाइडलाइन हो जाता है, एक गाइडलाइन हो जाता है जिसको फॉलो करना होता है सारे टेस्टर। आप इससे डेविएट नहीं कर सकते। अब टेस्ट केस लिखा, आपने लिखा, सबने लिखा। नाउ दिस टेस्ट केस सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हु विल डिसाइड? आपने सारे सिनारियो कवर किए हैं, टेस्ट डेटा सब में प्रॉपर डाला है, सारे स्टेप्स आपके सही है, ऑब्जेक्टिव सही से आपने आइडेंटिफाई किया है। एक ही ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चीजें तो नहीं, फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हो। ये सब कौन डिसाइड करेगा, क्या कौन चेक करेगा? तो आपका टेस्ट केस बेसलाइन होने के लिए जाता है। मतलब टेस्टर 1, टेस्टर 2, टेस्टर 3। अब 100 रिक्वायरमेंट का ही लेते हैं, 33 टेस्ट केस इन्होंने लिखा। 33 रिक्वायरमेंट के लिए 33 टेस्ट केस इन्होंने लिखा। मान लो कि हर रिक्वायरमेंट के लिए तीन तीन, ऑन एन एवरेज तीन तीन टेस्ट केस लिखे। तो 99 के आसपास टेस्ट केस इसने लिखा, 99 टेस्ट केस इसने लिखा, 99 टेस्ट केस इसने लिखा। ओवरऑल मतलब मान लो कि करीब 300 में तीन कम तो 297 टेस्ट केस हुआ। लेकिन हम इसे 300 ही कंसीडर कर लेते हैं, राउंड फिगर में 300 टेस्ट केस लिखा। अब आपका टेस्ट केस सही है कि नहीं है ये भी तो देखना है। कि आपने सब कुछ, नंबर ऑफ टेस्ट केस ज्यादा हो जाने का ये मतलब थोड़ा है कि सारे रिक्वायरमेंट को कवर कर लिया। हो सकता है कि आपने सिर्फ निगेटिव डेटा के लिए टेस्ट केस लिखा है, सारे रिक्वायरमेंट की कवरेज नहीं है उसके अंदर। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि टेस्ट केस सही लिखा है कि नहीं। दो चीज है, पहला कि रिक्वायरमेंट कवरेज हुआ कि नहीं, और दूसरा कि टेस्ट केस सही है कि नहीं, राइट और रॉन्ग। ये दो चीज होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको लेता हूं कि टेस्ट केस राइट है कि रॉन्ग है। तो मैं अब क्या बोलता हूं कि टेस्टर 1 का टेस्ट केस ये रिव्यू करे, इसका टेस्ट केस ये रिव्यू करे, और इसका टेस्ट केस ये रिव्यू करे। अब रिव्यू करने के बाद जो भी टेस्ट केस में कमी होगा एक दूसरे को लोग बताएंगे, क्या स्टेप्स मिसिंग है, क्या चीज छूट गया है, ऑब्जेक्टिव सही है कि नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल फंक्शनैलिटी तो नहीं चेक कर रहा है। ये सब एक दूसरे को बताते हैं, और उसके बेसिस पे हर कोई अपना अपना टेस्ट केस ठीक करता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेस्ट केस बेसलाइन, या टेस्ट केस को फ्रीज करना। टेस्ट केस फ्रीज हो गया मतलब अब इस टेस्ट केस में कुछ भी फर्दर चेंजेस नहीं होगा। तो सर ये टेस्टर ही आपस में करते हैं? हाँ, ये आपस में रिव्यू करते हैं। ये मैं कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल वाटरफॉल वी मॉडल। एंड दिस हम्म। प्रोसेस इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। ठीक है। लेकिन अगर आप अजाइल में काम कर रहे हो तो आपका टेस्ट केस अजाइल में हो सकता है कि हर हर यूजर, हर टेस्टर तो अलग अलग यूजर स्टोरी पे काम कर रहा है, और उसके हम्म। पास टाइम भी लिमिटेड है। तो वो एक दूसरे का टेस्ट केस नहीं रिव्यू करते, इन सबका टेस्ट केस कौन रिव्यू करेगा? बिजनेस एनालिस्ट। ये होगा अजाइल में।
उनका टेस्ट केस बिजनेस एनालिस्ट रिव्यू करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? टेस्ट प्लान कौन बनाता है सर? ये टेस्ट प्लान बनाता है या तो टीएल बनाएगा या मैनेजर बनाता है। इवन सीनियर टेस्टर वगैरह से देखो बनवाने का तो सीनियर टेस्टर वगैरह को उतना नॉलेज ही नहीं होता। अब वो सीनियर टेस्टर अगर 10 साल का है तो वो बना लेगा, लेकिन अब कंपनी में ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी कंपनी है ना, वो 3-4 साल पे लोगों को बोलती है चलो तुम टीएल बन जाओ, लेकिन कायदे से वो अभी सीनियर टेस्टर के लायक भी नहीं है। तो टेस्ट प्लान हमेशा या तो टीएल बनाता है या मैनेजर बनाता है, बिकॉज दिस इज द हाई लेवल डॉक्यूमेंट। ये पूरा रोड मैप बताता है टेस्टिंग को, टेस्टिंग टीम को। अगर ये रोड मैप ही गलत हो जाएगा तब तो पूरी टेस्टिंग ही बेकार हो जाएगी ना। टेस्ट प्लान हमेशा एक्सपीरियंस पर्सन बनाता है। और कोई क्वेश्चन? ओके, तो नाउ अब आता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। आपका टेस्ट केस बेसलाइन हो गया। अब जब तक ये प्रोसेस टेस्टर करता है तब तक डेवलपर भी तो अपना एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है। तो वहां के बाद आपको एप्लीकेशन मिलता है, देन यू एग्जीक्यूट द बेसलाइन टेस्ट केस ऑन एप्लीकेशन। अब इसका आउटपुट क्या निकलता है? दैट इज अ बग। और बग के साथ फिर क्या होता है? रीटेस्टिंग, रिग्रेशन एंड ऑल द थिंग्स चलते रहता है वो। तो ये काम हुआ। उसके बाद एक सर्टेन टाइम आता है कि चलो भाई देखो, टेस्टिंग कभी खत्म नहीं हो सकता, किसी भी चीज की कभी नहीं खत्म हो सकता। लेकिन हम जैसे वाटरफॉल और वी मॉडल में देखें ना कि 95-97% क्वालिटी अगर अचीव कर लिए हैं तो भाई अब टेस्टिंग हम रोक सकते हैं, डिलीवरी करना पड़ेगा। तो फाइनली हम अपने टेस्ट क्लोजर को करते हैं एक्टिविटी। और बेसिकली दिस इज अ फॉर्मल intimation that test case is test testing is complete, completed। ये फॉर्मल इंटीमेट करते हैं, बताते हैं। किसको बताएंगे भाई? तो जो क्लाइंट है, जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर में हमारे मैनेजमेंट टीम भी होती है, क्लाइंट है, टेस्टिंग टीम है। नहीं तो कल से आके दोबारा से टेस्टिंग टेस्टर काम करने के लिए तो कुछ भी उठा के बैठ जाएगा। तो ये फॉर्मल हम इन्फॉर्म करते हैं, कि फॉर्मली इन्फॉर्म करते हैं मतलब मेल के थ्रू प्रॉपर, कि हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। एंड इसके सपोर्ट में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। तो वो सब क्या देते हैं वो सब आगे हम जब टेस्ट क्लोजर अभी मैं बताऊंगा। तो जस्ट एक ईमेल जाता है एंड फ्यू डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट। ठीक है, और ये पूरे मैनेजमेंट टीम के पास आती है। एंड दिस ऑल 5 phases आर कॉल्ड टेस्ट प्लान। तो जिसमें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने आपको भेजा है, टेस्ट डिजाइन मैंने करके आपको दिखाया, एग्जीक्यूशन करके दिखाया। नाउ द टेस्ट प्लान। और ये भी बनता है सर, ध्यान रखना, अजाइल में नहीं बनता, ये बनता है कन्वेंशनल में, जो कि है हमारा वाटरफॉल एंड वी मॉडल। ये हमारा टेस्ट प्लान उसमें बनता है। ठीक है ना? अब टेस्ट प्लान में होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, ये एक दिन में टेस्ट प्लान नहीं खत्म होगा।
लेकिन बीच में ब्रेक करना भी ठीक नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ इसका बेसिक चीज बताऊंगा, एंड देन ये जो बनता है, ये इंटरव्यू में, ये आप समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरह से आप समझ, क्योंकि ये पूरी टेस्टिंग टीम की गाइडलाइन है एक तरह से। तो ऑलवेज इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। कंफ्यूजन भी सर इसी में ही है, बाकी तो सारी चीजें क्लियर है, टेस्ट प्लान का ही मतलब हाँ, मुझे, समझ में नहीं है क्या होता है। अब मैं आपको आपसे बनवा भी लूंगा टेस्ट प्लान, आप टेंशन मत लो ना। फिर आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हो कि प्रिपेयर टेस्ट प्लान, एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लान। नो, द टेस्ट प्लान होता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, गाइडलाइन फॉर टेस्टिंग एक्टिविटी फॉर टेस्टिंग टीम। ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन होता है ना सर, ये गाइडलाइन, अब देखो दो चीजें, टेस्टिंग एक्टिविटी और टेस्टिंग टीम के लिए ही है। तो टेस्टिंग टीम तो चलो ठीक है, हम लोग टेस्टिंग टीम है, हो गया, गुड। बट टेस्टिंग एक्टिविटी, व्हाट आर द टेस्टिंग एक्टिविटी? टेस्ट केस लिखना है, एग्जीक्यूशन करना है, दिस इज, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी टेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? तो सबसे पहले तो आप देखो, आपको ये पता होना चाहिए हमें टेस्ट क्या करना है, व्हाट टू टेस्ट, व्हाट टू टेस्ट, एंड टेस्ट क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू टेस्ट। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देन हाउ टू टेस्ट, देन व्हेन टू स्टार्ट टेस्ट, देन व्हेन टू एंड टेस्ट, देन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू टेस्ट, देन इतना काम कर रहे हैं सर, तो कोई रिस्क भी है क्या इसको करने में? एंड इतना काम करेंगे तो कैसे बताएंगे हम लोग को? हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे स्कूल में साल भर पढ़े तो रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, हाँ आप इस सब्जेक्ट में इतने अच्छे हैं, आपको जो मार्क्स मिलता है क्या होता है, वो एक तरह से बताता है कि आप इस सब्जेक्ट में इतने अच्छे हैं, इस सब्जेक्ट में आप इतने अच्छे हैं। तो उसी तरह हम ये सारा काम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें भी तो अपना रिपोर्ट बताना होगा आगे। सो डिलीवरेबल, कि हम क्या क्या डिलीवरी करेंगे। करेक्ट। ये पूरा मैपिंग होता है टेस्ट प्लान में, इसी के बारे में कि क्या टेस्ट करना है, कैसे करना है, और कब स्टार्ट करना है और कब फिनिश करना है। और ये स्टार्ट और एंड फिनिश कब करना है, तो कितना टाइम चाहिए हमें। और ये पूरा काम करने में सिंपल सा, आप इसको टेस्टिंग से हटा दो, आप ये सोचो कि भाई मुझे आ,
मान लो आपको आपके घर में कोई फंक्शन है, सपोज करो कि शादी का फंक्शन है, और आप ही एक आदमी हो कि जो कि सारा शॉपिंग का काम करेगा, या जिसको भी घर में शॉपिंग करना है तो वो आप ही को लेके जाएगा, गाड़ी ड्राइव करना आप ही को आता है। तो आप, अब आप तो अकेले हो, और शॉपिंग वाले हो गया, कपड़े क्लॉथ के लिए अलग है, घर की लेडीज जाएंगी, ज्वेलरी के लिए घर की लेडीज जाएंगी, देन फ्लावर के लिए कुछ अलग लोग जाएंगे आपके साथ, डेकोरेशन वाले, देन जो भी खाना बनाना है तो वेजिटेबल लेने के लिए कोई अलग लोग जाएंगे। अब आपके पास बचा है 2 दिन, तो आप क्या करोगे सर? प्लान करोगे ना अपना, कि कैसे मैं 2 दिन में ये पूरा काम निपटा लूं। तो क्या करना है? क्लॉथ लेने जाना है। तो क्लॉथ लेने जाना है, एक तो होता है कि नॉर्मल डे के लिए आप कपड़े खरीदने के लिए गए, चलो किसी मॉल में चले गए, वहां पे देख लेते हैं ठीक ठाक है, ये है वो है। लेकिन अब शादी के लिए तो सर मॉल में गए तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो आपने क्या डिसाइड किया? चलो चांदनी चौक चलते हैं, बढ़िया क्वालिटी, रेट भी मॉल से आधे से भी कम, और क्वालिटी मॉल से भी बढ़िया, वैरायटी मॉल से ज्यादा। वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। फाइन। देन आपने बोला कि यार कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर एक बार इन लोग को खरीद के छोड़ देते हैं तो बेटर है कि ये लोग अपना देखेंगे, ये करेंगे, क्योंकि इनका टाइम भी ज्यादा लगेगा। और अगर मैं फ्लावर और वेजिटेबल आज खरीद लूं तो 2 दिन का टाइम है, तो मतलब तीसरे दिन सब कोई आएंगे घर पे, तो फ्लावर तो खराब हो जाएगा, वेजिटेबल भी खराब हो सकता है। तो चलो सर, पहला दिन इसको निपटाते हैं, पहला दिन इन दोनों को निपटाने की कोशिश करते हैं। व्हेन टू स्टार्ट, गो, और व्हेन टू फिनिश। तो पहले दिन स्टार्ट करेंगे और पहले दिन इसको खत्म कर लेंगे। अब पहले क्या खरीदने जाएंगे? ज्वेलरी जाएंगे या कपड़े खरीदने जाएंगे? तो हम बोलते हैं पहले कपड़े खरीद लेते हैं, ज्वेलरी रिस्की है कि लेके घूमे, कोई भी लूट सकता है। तो पहले कपड़ा खरीदने चलते हैं। हाउ टू टेस्ट, हाउ मच टाइम रिक्वायर टू बाय। इसको करने के लिए मैंने एक दिन का दिन दे दिया, अगले दिन हम इसको लेने जाएंगे। रिस्क है, यस। ज्वेलरी अगर हम कपड़े खरीदने के पहले खरीद ले तो रिस्क होगा, डर हमें भी लगेगा कि ज्वेलरी का बॉक्स देखेगा, ये देखेगा तो कोई भी छीन सकता है, रिस्क है। फ्लावर अगर हम पहले दिन खरीदते, वेजिटेबल पहले दिन खरीदते, तो खराब होने का रिस्क है। करेक्ट। तो यही चीज टेस्टिंग में भी हो रही है सर। और इसी के लिए हमने अपना जो पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, एक अपना रोड मैप बनाया। तो रोड मैप बनाया, अब वो डॉक्यूमेंटेड कर दिया। अब डॉक्यूमेंटेड हो गया तो मैंने पूरी टेस्टिंग टीम को बोला, भैया तुम्हें अपना दिमाग से काम नहीं करना है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे हमें चलना है, और ये डॉक्यूमेंट मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये आप लोग से पूछ के ही बनाया है। तो आपको भी इससे डेविएट नहीं होना है। और अगर डिले होंगे तो एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये हमारा बनता है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। अभी मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर बीच में ब्रेक करने के बाद वो कंटिन्यूटी थोड़ी रुक जाएगी। इसलिए मैं टेस्ट प्लान अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी बस उसका एक आपको मैं ओवरव्यू दिया हूँ कि टेस्ट प्लान होता क्या है। ठीक है, कोई ठीक है क्वेश्चन है सर। तो आप बताओ। और अजय आपको एक सेकेंड, अभी मैं यहीं पे पॉज करता हूँ।